पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। राज्य में जेजेट भाषा विवाद पर मंत्री समिति गठित, जिलावार भाषा निर्धारण पर होगा विचार, भोजपुरी मंगनी अंगणी पर मंथन शुरू। जमशेदपुर में धूमधाम से मनाई गई महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती, मरीन ड्राइव पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। मार्गोपाड़ गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, बिजली, सड़क और पानी को तरस रहे ग्रामीणों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। चतरा पहुंचे उत्तरी छोटा नागपुर के आयुक्त, बाल गृह और आंगनबाड़ी का किया निरीक्षण, विकास योजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर लोगों ने किया पथराव, हमले में 2 होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल, मामले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में जिलावार भाषा निर्धारण को लेकर सरकार ने 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। जेटेट नियमावली को स्वीकृति के दौरान कैबिनेट में भाषा को लेकर कमेटी गठित करने के बाद कही गई है। कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। कमेटी के समन्वयक वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर होंगे। बता दें कि कमेटी जेटेट नियमावली में अलग अलग जिलों के लिए निर्धारित भाषा संबंधी मामलों पर विचार करेगी। इसके बाद नियमावली में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को सम्मिलित विलोपित करने को लेकर राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी। कमेटी को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। वहीं कमेटी सरकार में शामिल तीनों घटक दल के मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें जेएमएम और कांग्रेस के 2 मंत्री शामिल है, राजद के 1 मंत्री शामिल है। कमेटी में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सहित पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार शामिल। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिलावार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का निर्धारण किया गया है। अभ्यर्थियों को जिलावार निर्धारित भाषा में किसी भी एक भाषा का चयन कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जिलावार भाषा में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने की मांग की गई है। इन तीनों भाषाओं को वर्तमान नियमावली में जिलावार क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया है। जमशेदपुर में 9 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप चौक पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड क्षत्रिय युवा संघ और करणी सेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। समारोह में समाज के कई वर्गों के लोग शामिल हुए और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति को याद किया गया है। वहीं वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया। आयोजन में मौजूद लोगों ने युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप के आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया है। तो जमशेदपुर में 9 मई को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई है। इस अवसर पर मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप चौक पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन झारखंड क्षत्रिय युवा संघ और करणी सेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। समारोह में समाज के कई वर्गों के लोग शामिल हुए और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति को याद किया गया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया। आयोजन में मौजूद लोगों ने युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप के आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड की बाड़ो पंचायत स्थित मार्गोपाड़ गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सरकार की विकास योजनाओं और हर घर बिजली जैसे दावों के बावजूद गांव में करीब 35 परिवार नार के जीवन जीने को मजबूर है। बिजली, सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से
परेशान ग्रामीणों ने पाकुड़ स्मरणालय पहुंचकर उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा और जल्द समाधान की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है, जिससे शाम होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। ग्रामीणों ने कई बार विभागीय अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। बता दें कि गांव में पेयजल संकट भी गंभीर बना हुआ है। पिछले 10 से 15 वर्षों से स्वच्छ पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण महिलाएं और बच्चे दूर दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहीं गांव तक पहुंचने के लिए केवल कच्चा रास्ता है, जो बारिश में पूरी तरह बाधित हो जाता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं होने पर वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मैं आए हैं यहाँ डीसी ऑफिस में। रोड बहुत मुश्किल है, रोड नहीं है। अब पीने के लिए बहुत दिक्कत है। 3.5 किलोमीटर दूरी है, वहाँ दूरी से हम पानी लाते हैं और जो बीमार आदमी को खटिया से बांध करके ले जाते हैं। बहुत मुश्किल है, इसीलिए रोड के लिए हम यहाँ आए हैं। हम लोगों का तो बहुत बड़ा मामला है। आज़ादी होके बहुत साल बीत गया है, लेकिन अभी तक हम लोगों का कुछ सुविधा नहीं है। सुविधा मतलब सड़क भी नहीं है और हम लोग अच्छा से पानी पी नहीं सकते और हम लोगों का डीप बोरिंग भी बहुत मुश्किल है। और हम लोगों का इन साल जनमन आवास हो गया है। 3 साल तो जनमन आवास नहीं हुआ, लेकिन 3 साल से पहले हो गया। रोड नहीं होने की वजह से हम लोग अभी तक घर नहीं बना पा रहे। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त मनोज कुमार एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। चतरा पहुंचने पर सर्किट हाउस में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इस दौरान उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ जिले में संचालित विकास योजना और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की। दौरे के दौरान उन्होंने बाल गृह का निरीक्षण कर वहां रह रहे बच्चों की शिक्षा, खान-पान, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बच्चों के बेहतर पालन पोषण और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य जांच नियमित कराने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने पर जोर दिया है। इसके बाद आयुक्त ने प्रखंड क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार, साफ सफाई और योजनाओं के संचालन की जानकारी प्राप्त की। आयुक्त ने सेविकाओं और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कुपोषण मुक्त समाज बनाने के लिए गंभीरता से कार्य किया जाए। उन्होंने विकास योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त मनोज कुमार एक दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे, जहां पहुंचने पर सर्किट हाउस में जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ने अधिकारियों के साथ जिले में संचालित विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की है। दौरे के दौरान उन्होंने बाल गृह का निरीक्षण कर वहां रह रहे बच्चों की शिक्षा, खान-पान, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बच्चों के बेहतर पालन पोषण और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य जांच नियमित कराने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने पर जोर दिया। इसके बाद आयुक्त ने प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार, साफ सफाई और योजनाओं के संचालन की जानकारी प्राप्त की है। आयुक्त ने सेविकाओं और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कुपोषण मुक्त समाज बनाने के लिए गंभीरता से कार्य किया जाए। उन्होंने विकास योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। आज के इस विजिट में कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किए, बाल गृह का, बालिका गृह का, और अभी सर्किल ऑफिस किए हैं। उसके बाद रेवेन्यू साइड से और कुछ डेवलपमेंट साइड से भी रिव्यू मीटिंग करेंगे कलेक्टर। क्या कुछ गड़बड़ियाँ मिली है सर? नहीं, गड़बड़ी नहीं मिली है। सिस्टम में चीज़ों को अपडेट करना और अपग्रेड करने के लिए ये हमारा फॉल्ट फाइंडिंग
ये हमारा प्रयास नहीं है। चीज़ों को देखते हैं जो अप टू मार्क होनी चाहिए, और साथ में पब्लिक के लिए जो सुविधाएं सरकार दे रही है उसको अचीव करने में कहीं पर कोई इम्पेडिमेंट आता है तो उसको हम लोग दूर करें, ये रास्ता है। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई बोकारो स्टील की सिक्योरिटी विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया। यह घटना सेक्टर 12A स्थित काली मंदिर के पास हुई, जहां खाली जमीन पर झोपड़ीनुमा घर बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार सिक्योरिटी विभाग के अधिकारी और होमगार्ड जवान अतिक्रमण रोकने पहुंचे थे, तभी वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए और 3 गाड़ियों में पहुंचे अधिकारियों सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरों से हमला कर दिया। अचानक हुई इस हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई और टीम के सदस्य जान बचाकर वहां से भागे। इस दौरान 2 होमगार्ड जवान अकरम अंसारी और बबलू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन ने पहले बोकारो एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल के पास हुए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया था। हटाए गए लोग बाद में सेक्टर 12A में दोबारा झोपड़ीनुमा घर बनाकर बसने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस सतर्क है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई बोकारो स्टील की सिक्योरिटी विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया। यह घटना सेक्टर 12 स्थित काली मंदिर के पास हुई, जहां खाली जमीन पर झोपड़ीनुमा घर बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार सिक्योरिटी विभाग के अधिकारी और होमगार्ड जवान अतिक्रमण रोकने पहुंचे थे, तभी वहां मौजूद लोग आक्रोशित हो गए और 3 गाड़ियों में पहुंचे अधिकारियों सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में मौके पर अफरा तफरी मच गई और टीम के सदस्य जान बचाकर वहां से भागे। इस दौरान 2 होमगार्ड जवान अकरम अंसारी और बबलू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन ने पहले बोकारो एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल के पास हुए अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया था। हटाए गए लोग बाद में सेक्टर 12A में दोबारा झोपड़ीनुमा घर बनाकर बसने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासन और पुलिस सतर्क है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 12A काली मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने गई बोकारो स्टील की सुरक्षा विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि बोकारो स्टील की जमीन पर झोपड़ीनुमा घर बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए सुरक्षा विभाग और होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची और इसी दौरान कुछ लोग आक्रोशित हो गए और टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस हमले में 2 होमगार्ड जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मामले को लेकर डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने बताया कि बोकारो स्टील के टीए विभाग की ओर से सेक्टर 12 थाना में आवेदन दिया गया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने गई टीम पर जानलेवा हमला किया गया है और हमले की गंभीरता से जांच की जा रही है। डीएसपी ने स्पष्ट किया कि घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान करने में और मामले की जांच में जुट गई है। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 12A काली मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने गई बोकारो स्टील की सुरक्षा विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बोकारो स्टील की जमीन पर झोपड़ीनुमा घर बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए सुरक्षा विभाग और होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान कुछ आक्रोशित लोगों ने टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस हमले में 2 होमगार्ड जवान घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले को लेकर डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने बताया कि बोकारो स्टील के टीए विभाग की ओर से सेक्टर 12 थाना में आवेदन दिया गया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने गई टीम पर जानलेवा हमला किया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। डीएसपी ने स्पष्ट किया कि घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज सूचना मिली थी सुबह में
कि बीएसएल के द्वारा, टीए डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ इंक्रोचमेंट था। उन इंक्रोचमेंट हटाने के द्वारा बीएसएल प्रबंधन के द्वारा अपने जो होम गार्ड्स होते हैं उनके साथ गए थे, जिनका वहाँ पे विरोध किया गया था और कुछ पथराव भी किया गया उनके ऊपर। तो उस विषय पे थाना में आवेदन भी प्राप्त हुआ है। आवेदन पे एफआईआर दर्ज करके जो उचित कार्रवाई है वो किया जाएगा उनके ऊपर। पाकुड़ सदर अस्पताल में संचालित निःशुल्क डायलिसिस सेवा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। झारखंड सरकार के सहयोग से संचालित इस केंद्र का संचालन कर रही संस्था एस्केक संजीवनी पर मरीजों और उनके परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मरीजों का कहना है कि बिजली और पानी की लगातार समस्या के कारण डायलिसिस प्रक्रिया समय से पहले रोक दी जाती है, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ रही है। 2.5 साल से डायलिसिस करा रहे मरीज नासिरुल शेख ने आरोप लगाया कि कई बार जनरेटर में तेल नहीं होता और पानी की कमी के चलते 4 घंटे की प्रक्रिया 1.5 से 2 घंटे में खत्म कर दी जाती है। वहीं मरीज कैलाश महतो ने बताया कि उन्हें भी अधूरा इलाज मिला है और प्रशासन ने पानी एवं बिजली की समस्या का हवाला दिया। डायलिसिस यूनिट इंचार्ज धनंजय इंद्री ने भी स्वीकार किया कि पानी की कमी के कारण उपचार समय में कटौती करनी पड़ रही है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि डायलिसिस किडनी मरीजों के लिए जीवन रेखा है और इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। उन्होंने अस्पताल और प्रशासन से तत्काल स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। डायलिसिस करने के लगाया, हम लोग का डायलिसिस 1.5 घंटा हुआ। इसके बाद 1.5 घंटा होने के बाद बोलते काहे ऐसा हो रहा है, बार-बार आगे सप्ताह भी 1.5 घंटा हुआ था। तो बोलते नहीं ऐसे ही होगा, पानी का व्यवस्था नहीं है, लाइन का व्यवस्था नहीं है, ऐसे ही होगा, होते रहेगा। तो सर बोले आदमी जो मर जाता हम लोग मर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे। बोरिंग जो है, बोरिंग सर यहाँ पर नहीं है, बोरिंग के चलते ऐसा हो रहा है। बोरिंग अगर ये 2 हो जाए उसमें और मोटर डाल दिया जाए तो दिक्कत उसमें नहीं होगा बोरिंग होने से। देखिए हर साल गर्मी के मौसम में क्या होता है, यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आपका डायलिसिस करने के लिए मिनिमम आपका 200 लीटर पानी चाहिए एक पेशेंट के लिए, वो भी प्यूरिफाइड वाटर। यहाँ पे गर्मी में क्या होता है, पानी अच्छा तरह से नहीं हम लोग को उपलब्ध मिलता है, जिसके वजह से हम लोग डायलिसिस में भी टाइम काटना पड़ता है। यही हम लोग का यहाँ का दिक्कत है। अगर इसको सुधार किया जाए तो थोड़ा बेहतर होगा। बोकारो पुलिस को खोए और चोरी हुए मोबाइल बरामद करने में बड़ी सफलता मिली है। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 47 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। लगातार बढ़ रही मोबाइल गुम होने और चोरी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने सभी थाना प्रभारियों को CEIR पोर्टल के माध्यम से कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद BS सिटी थाना, हरला थाना, सेक्टर 4 थाना, सेक्टर 12 थाना और सेक्टर 6 थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया। डीएसपी सिटी आलोक रंजन ने बताया कि BS सिटी थाना में 33, हरला थाना ने 8, सेक्टर 4 थाना ने 2, सेक्टर 12 थाना ने 3, सेक्टर 6 थाना ने 1 मोबाइल बरामद किया। सत्यापन के बाद सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए जा रहे हैं। लंबे समय बाद मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरे पर खुशी खिल आई है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वर्षों पहले खोया मोबाइल वापस मिलेगा। लोगों ने पुलिस की कार्यशैली और तकनीकी पहल की सराहना की है। 2023 में अभी आपको मिल गया, कितना खुश है? अब इसके बिना आदत हो गई थी, अब मिले ना मिले की बराबर है। हाँ फिर भी खोया चीज मिलता है तो अच्छा लगता ही है। कोई चीज खो गया है तो मिल गया तो ठीक ही है। उम्मीद थी ना है, उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब कॉल आया पुलिस का नॉर्मल मुझे लगा कि जब पुलिस ने ड्यूटी किया है तो मुझे भी जाके उनके काम को पूरा करना चाहिए। हम 6 में रहते हैं। आपका मोबाइल कब हुआ? मेरा मोबाइल गुम हुआ लगभग 2 साल हो गए और हम तो उम्मीद छोड़ ही दिए थे, लेकिन उस समय में एक काम किए थे कि हम जो डिजिटल, हम कंप्यूटर से बहुत अवेयर हैं, तो ऑनलाइन हम इसको एक थाना में भी रिपोर्ट कर दिए थे और इसका जो एक संचार साथी करके जो है मोबाइल ऐप भारत सरकार का, उसमें भी EMI नंबर संयोग से था मेरे पास, उसमें हम डाल दिए थे। तो हमको लगता है ये बहुत अच्छा चीज़ है, सबको जानना चाहिए कि जब भी कुछ भुलाए। और EMI नंबर ऐसे हम निकाले थे अपना Gmail ID के थ्रू, फाइंड माई डिवाइस करके ऐप आता है गूगल में, उसमें जैसे ही आप अपना email ID डालिए आपको EMI नंबर दिखा देता है। तो हम उस EMI नंबर के द्वारा हम उसको रिपोर्ट दर्ज कर लिए थे। अभी जब कॉल आया तब कितनी खुशी, और हम तो मतलब लगा कि ये कैसे मिल गया, वो तो बहुत ही बधाई और मतलब हम बोल सकते हैं थैंक यू। गए थे चास मोड़ पे, वहाँ पे मोबाइल गिर गया था, बाइक से गिर गया था तो कोई उठा के लेके चला गया, फिर स्विच ऑफ कर लिया, नहीं दिया।
तो उसके बाद ऑनलाइन कंप्लेन और जो ऑनलाइन प्रोसेस था वो किए। फिर आज कल कॉल आया कि आपको मोबाइल मिल गया है तो आप ले के जाइए। कितनी खुशी हुई? खुशी, अब पुराना फ़ोन मिला तो खुशी तो होगा ही, अपने पैसे से खरीदा हुआ फ़ोन है। उम्मीद? हाँ, उम्मीद तो नहीं था लेकिन मिल गया। शहरी क्षेत्र में लगातार मोबाइल मिसिंग का कंप्लेंट आ रहा था, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि इनमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इन मिसिंग मोबाइल्स को खोजने के तरफ प्रयास किया जाए। और जिसको उसी को देखते हुए उस प्रयास में आज हम लोग यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, जिसमें टोटल 47 मोबाइल विभिन्न थाना क्षेत्रों में रिकवर हुआ है। CEIR पोर्टल है जो कि किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन या किसी भी फ़ोन में खुल जाता है। उसमें क्या है कि डिटेल्स आप देखेंगे बहुत ही हैंडी है वो चीज़, और उसमें जितने भी इंफॉर्मेशंस मांगे जाते हैं वो काफ़ी सरल हैं, मतलब जो भरा जा सकता है। जैसे किसी का भी मोबाइल अगर मिसिंग होता है तो उसमें अपने मोबाइल का डिटेल, जो उनका सारा डिटेल्स रहता है वो दे देने का, प्लस थाना में जो कंप्लेंट्स आता है उस कंप्लेंट्स को भी आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर मोबाइल जैसे ही आपका कहीं भी एक्टिव होता है तो वो चीज़ तुरंत जो है सो एक मैसेज के माध्यम से जिनका खोया होता है मोबाइल उनको, और थाना के द्वारा ही मैक्सिमम इसमें अपलोड किया गया था आवेदन को, जो कि थाना पे ऐसे ऐसे मैसेज आया और उस मैसेज आने के बाद उस पर कार्रवाई करते हुए जिनके पास भी मोबाइल वो था उनको सूचित किया गया और उनके द्वारा जो है खुद ही आकर के ये मोबाइल जो है वो थाना। गिरिडीह जिले के पचम्बा जमुआ मुख्य मार्ग स्थित परियाण में बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार विष्णुरथ नामक बस अनियंत्रित होकर सीधे ऋतुमंडल के होटल में जा घुसी। बता दें कि हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस के होटल में घुसने से होटल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में होटल संचालक ऋतुमंडल की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं एक अन्य व्यक्ति भी घायल है जो बस पर सवार थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं हादसे के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटने वाली है। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव परसीडू सोपोडेरा स्थित सरकारी स्कूल परिसर से बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सिटी एसपी ललित मीणा ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवती की मौत किन परिस्थितियों में हुई है। प्रारंभिक तौर पर मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने मामले का जल्द खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अच्छा, आज सुबह परसुडी थाना क्षेत्र में एक विद्यालय में ये पता लगा कि एक बालिका है, उसका शव प्राप्त हुआ और जैसा देखने में उसकी स्थिति पता लगी, मुंह से थोड़ा झाग निकला हुआ था, तो उसको आगे जांच के लिए इंक्वेस्ट करते हुए पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मौके पर फॉरेंसिक्स की टीम आई हुई है। स्नीपर डॉग वाला डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है और अपनी कार्रवाई कर रहा है। जमशेदपुर में महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि वे और मुकेश कुमार एक दूसरे से प्रेम करते थे और बाद में दोनों ने शादी भी कर ली थी। शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे, लेकिन इसके बाद पति मुकेश कुमार ने कथित रूप से नशीला पदार्थ खिलाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने इस वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे पहले 50,000 रुपये वसूले, जबकि बाद में 2 लाख रुपए की मांग करने लगा। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसे गलत काम करने के लिए भी मजबूर करने का प्रयास किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसने विरोध किया तो उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया गया। इस घटना के बाद पीड़िता मानसिक रूप से काफी परेशान है और न्याय की गुहार लगा रही है। इस मामले में समाज सेविका संध्या दास ने भी पीड़िता का समर्थन करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल मामला चर्चा में है और पुलिस कार्रवाई की मांग उठ रही है।
था कि तुम गलत काम जो है करती है वो सब चालू रखो, करते रहो, हम जब जिससे बोलेंगे और मेरे को पैसा देते रहना। 50,000 रुपये ले लो और भी डिमांड कर रहा था, हम ये सब काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेरे को 3 महीना रखा तो 1 रुपया भी देता नहीं था, उल्टा मेरे से लेता था दारू पीने का पैसा, घर खर्चा। अभी तक से मेरे से 50,000 रुपये ले चुका है। शादी करेंगे लीगल तरीके से, मंदिर में बस सिंदूर डाल के रखा था मेरे को, और हम इसे सब भागना नहीं चाहते थे अपना घर छोड़कर। उस समय भी धमकी दिए कि तेरे वीडियो वायरल कर देंगे, तेरे पहला पति के साथ बचा देंगे, मेरे को धमकी दे दे के ही हाथ पर में रखा था। मेरे 3 साल का बच्चा था, मुझको भी छोड़ दिया था, मेरे को उससे भी मिलने नहीं दिया जाता था। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से बर्मा में साथ यहाँ रहने लगे, तो इसी दौरान ये मेरे से मतलब बोले कि पहला हस्बैंड के ऊपर झूठा केस करो और डिवोर्स फाइल करो, उसके बाद तुम मुझसे पैसा लो, मेरे को दो। हम ये सब के लिए मना कि हम लोग झूठा केस किसी के ऊपर नहीं कर सकते। वीडियो को भी डिलीट करवा दिया जाए। हम ये क्या बोलता है, इस पर एफआईआर करना चाहते हैं। और इसकी पहली बीवी भी है, घोड़ा बांधा में रहती है। मेरे को बोला गया था कि डिवोर्स हो गया है बोल के, लेकिन डिवोर्स। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।